हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। आज का अपना टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रा के बारे में अपनी स्टडी करेंगे। तो अपने वर्टिब्रा कितनी होती है? 7 सर्वाइकल होती है, 12 थोरेसिक होती है, 5 लंबर होती है, उसके बाद 4 कोकिक्स होती है जो कि डिफ्यूज होके एक रह जाती है, और 5 सैक्रम होती है जो कि डिफ्यूज होके एक हो जाती है। इस प्रकार से अपने वर्टिब्रा होती है। वर्टिब्रा मतलब रीढ़ की हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी के आज अपने व्यू पढ़ेंगे। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सबसे ऊपर वर्टिब्रा किससे जुड़ती है? अपनी स्कल से। और लास्ट पॉइंट कौन सा होता है? टेल पॉइंट, कोकिक्स बोन। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की एनाटॉमी। तो वर्टिब्रल कॉलम की एनाटॉमी पढ़ते हैं। देखो, द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट्स ऑफ 33 वर्टिब्रा, यानी अपने वर्टिब्रा में कितनी बोन्स होती है? 33 बोन्स होती है, जिसके नाम बताएंगे। देखो, सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रल 1 होती है, और कोकिक्स 1 होती है। जब बच्चा होता है तो उसमें सैक्रल है वो 5 होती है, फिर डिफ्यूज होके 1 रह जाती है। और जो अपनी कोकिक्स है वो 4 बोन होती है, वो भी डिफ्यूज होके 1 बोन बन जाती है। इस प्रकार से अडल्ट में एक एक बोन होती है। तो जो सर्वाइकल बोन होती है इसको अपने सी के नाम से जाना जाता है, जैसे C1, C2, C3 एंड C7 तक। उसके बाद अपनी आती है थोरेसिक। तो थोरेसिक को अपने T1, T2, T3 भी बोल सकते हैं, या फिर D1, D2 या D3 बोला जाता है। इस प्रकार से ये T12 और D12 तक होती है। थोरेसिक को अपने क्या बोलते हैं? दूसरा नाम डोर्सल, यानी थोरेसिक बोन को डोर्सल बोन्स भी बोला जाता है। फिर आती है अपनी लंबर। लंबर कैसे काउंट होती है? L1, L2, L3, L4 और L5। फिर सैक्रल और कोकिक्स अपनी एक एक होती है जो कि अपनी पेल्विस रीजन में आ जाती है। इस प्रकार आगे अपने इसकी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। The vertebral column is also known as backbone, which extend from neck to tail। जो अपना वर्टिब्रल कॉलम होता है उसको अपने बैकबोन भी बोला जाता है, और ये नेक से टेल तक लंबी होती है, यानी ऊपर नेक से स्टार्ट होती है और नीचे टेल पॉइंट पे ख़त्म होती है। इट इज़ composed ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। इसके अंदर क्या छोटी छोटी बोन्स होती है जिनको वर्टिब्रा बोला जाता है। द वर्टिब्रा आर डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कोकिक्स। मैंने आपको बताया ये अपने वर्टिब्रा होती है, तो इनको 5 वर्टिब्रा को 5 अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? ऊपरी ऊपर सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रम और फिर कोकिक्स। फिर सबसे पहले अपने बात करते हैं सर्वाइकल की। सर्वाइकल जिसको अपने क्या बोला जाता है? नेक, यानी जो अपनी गर्दन के अंदर बोन्स होती है पीछे की तरफ, वो कौन सी बोन होती है? सर्वाइकल वर्टिब्रा। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ द नेक। ये क्या है? नेक को एक फ्रेमवर्क
प्रोवाइड करवाती है। द फर्स्ट वर्टिब्रा C1 इज नोन एज एटलस। जो अपनी फर्स्ट वर्टिब्रा होती है, मैंने आपको बताया था इनको किस प्रकार से बोला जाता है, C1 C2, जैसे नंबर है तो L1 L2 इस प्रकार से बोला जाता है। तो जो अपनी C1 फर्स्ट वर्टिब्रा होती है उसका क्या नाम होता है, एटलस। द एटलस इज ए रिंग शेप्ड एंड कनेक्टेड डायरेक्टली टू द स्कल। और जो अपनी एटलस वर्टिब्रा होती है ये एक रिंग शेप की होती है और डायरेक्टली स्कल के साथ कनेक्ट रहती है। द सेकेंड वर्टिब्रा C2 is known as axis, which has odontoid process which allowed the head and atlas to rotate। जो अपनी सेकेंड वर्टिब्रा होती है C2, इसको एक्सिस वर्टिब्रा के नाम से जाना जाता है, जो जिसमें कि एक ओडोंटोइड प्रोसेस होती है, यानी जहाँ C1 और C2 आपस में जुड़ती है वहाँ कौन सी प्रोसेस होती है, ओडोंटोइड प्रोसेस। और ये जो अपनी C2 बोन है ये हेड को और C1 को यानी एटलस को घूमने में मदद करती है। ये देखो, ये इमेज अपने को सर्वाइकल वर्टिब्रा की दिखाई गई है, जिसमें जो ऊपर ऊपर C1 है वो क्या है, एटलस होती है, और C2 होती है उसको अपने किस नाम से जाना जाता है, एक्सिस। तो जो एक्सिस और एटलस यानी C1 और C2 आपस में मिलती है वहाँ एक ओडोंटोइड प्रोसेस होती है। और जो C1 वर्टिब्रा है अपनी सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्रा है वो डायरेक्ट ऊपर स्कल से कनेक्ट में रहती है, और जो लास्ट वर्टिब्रा होती है C7 वो नीचे थोरेसिक से कनेक्ट में रहती है, क्योंकि उसके नीचे थोरेसिक स्टार्ट हो जाती है। तो उस सर्वाइकल और थोरेसिक के बीच के जंक्शन को क्या बोला जाता है, सर्वाइको-थोरेसिक जंक्शन। और जो इसका C7 का जो लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर जो स्पाइनस प्रोसेस है वो अपने जब नेक में पीछे की तरफ हाथ लगाएंगे तो अपने को यहाँ एक फील होता है, जिस वो कौन सा पार्ट होता है, C7 का पार्ट होता है। इस प्रकार अपने C1 C2 C3 C4 C5 C6 और C7 कनेक्ट एक दूसरे से रहती है। इसके बाद इसके नीचे स्टार्ट हो जाएगी अपनी थोरेसिक बोन। थोरेसिक यानी कि डोर्सल वर्टिब्रा, थोरेसिक को अपने एक दूसरा नाम होता है डोर्सल वर्टिब्रा के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अपने मिड बैक बोलते हैं। ऊपरी ऊपर हो गई अपनी नेक, उसके बाद में इसको बोला जाता है मिड बैक। द 12 वर्टिब्रा आर्टिकुलेट्स विद द रिब्स एंड प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। थोरेसिक में कितनी वर्टिब्रा होती है, 12 वर्टिब्रा होती है, जो कि रिब्स के साथ कनेक्टेड रहती है, आर्टिकुलेट्स एंड जुड़ती है और अपने हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। दे इंक्रीज इन साइज फ्रॉम T1 to T12 एंड लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस एंड लार्ज इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। ये क्या होती है, T1 से जब अपने T12 की तरफ जाते हैं, यानी थोरेसिक फर्स्ट से थोरेसिक 12 की तरफ जाएंगे, तो इनका साइज क्या है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, और इनकी जो स्पाइनस प्रोसेस होती है वो थोड़ी लॉन्ग होती है, और इनका जो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना यानी जो फोरामिना होता है वर्टिब्रा के अंदर वो थोड़ा सा लार्ज होता है। ये इमेज अपने थोरेसिक वर्टिब्रा की दिखाई गई है, जिसके अंदर देखो इसके अपने थोरेसिक वर्टिब्रा से अपने को आगे रिब्स जुड़ी हुई हल्की हल्की इमेज में दिखाई दे रही है कि इस प्रकार से थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ रिब्स जुड़ती है। और देखो इनका साइज ऊपर से T1 से जब T12 की तरफ आते हैं तो साइज अपने को पता लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, और इनकी स्पाइनस प्रोसेस भी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो थोड़ी सी लंबी रहती है। जो ऊपर सर्वाइकल और थोरेसिक आपस में जुड़ती है उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन। और जब ये T12 है यानी थोरेसिक 12 या डोर्सल 12 अपनी लंबर फर्स्ट यानी L1 के साथ जुड़ती है तो उसको क्या बोला जाता है,
डोर्सो लंबर जंक्शन, यानी डोर्सल और जो लंबर के बीच का जंक्शन है उसको डोर्सो लंबर जंक्शन बोला जाता है। उसके बाद अपनी आती है लंबर वर्टिब्रा। तो लंबर वर्टिब्रा क्या बोला जाता है? लो बैक। थोरेसिक को अपने मिड बैक बोला जाता है और इसको लो बैक बोला जाता है। द लंबर वर्टिब्रा L1 to L5 bears the weight of the body. They are larger in size to absorb the stretch. जो अपनी लंबर वर्टिब्रा होती है वो L1 से L5 तक होती है, जो कि बॉडी का वेट बियर करती है, यानी पूरी बॉडी का वेट उठाती है, और वो थोड़ी साइज में लार्ज होती है, और जो स्ट्रेच होता है उसको एब्जॉर्ब करती है, यानी पूरा जो अपने खिंचाव वगैरह आता है वर्टिब्रा के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद अपने आती है सेक्रम वर्टिब्रा। तो इट इज़ ए ट्रेंगुलर शेप्ड, ये एक ट्रेंगुलर शेप में होती है। इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लंबर स्पाइन। ये जो अपनी लंबर स्पाइन होती है इसके बेस में कनेक्टेड रहती है, लोकेटेड होती है। इट कनेक्ट्स द स्पाइन टू द इलियक बोन। ये क्या करती है? स्पाइन मतलब अपनी वर्टिब्रा, जो अपनी वर्टिब्रा होती है उसको इलियक बोन के साथ कनेक्ट करती है, मतलब पेल्विस के साथ कनेक्ट करती है। इलियक बोन कहाँ होती है? पेल्विस में। इलियम, इस्चियम और प्यूबिक। तो इलियम बोन वहाँ होती है। तो जो सेक्रल है ये क्या करती है? वर्टिब्रा को इलियम बोन के साथ कनेक्ट करती है। ये देखो इस प्रकार अपनी क्या है लंबर वर्टिब्रा की इमेज होती है। इसके अंदर अपने को L1, L2, L3, L4 और L5 दिखाई गई है। इनका साइज देखो L1 से L5 की तरफ में आते हैं तो थोड़ा लार्ज रहता है, और जो ये बॉडी का वेट होती है ये पूरा बियर करती है, और अपनी जो वर्टिब्रा या बॉडी में कोई भी स्ट्रेच होती है, तनाव होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके नीचे जुड़ी हुई होती है अपनी सेक्रम। तो जो लंबर होती है वो ऊपर किससे जुड़ती है? थोरेसिक से, जिसको अपने डोर्सल भी बोलते हैं। तो इस जंक्शन को क्या बोला जाता है? डोर्सो लंबर जंक्शन। और नीचे जो अपनी L5 और सेक्रम आपस में जुड़ती है इसको बोला जाता है लंबो सेक्रल जंक्शन, क्योंकि अपनी 5 लंबर हो गई L1 से L5 तक, फिर L5 के बेस में लोकेटेड होती है अपनी सेक्रम, यानी L5 के नीचे सेक्रम जुड़ती है, तो इसको जंक्शन को बोला जाएगा लंबो सेक्रल जंक्शन। और ये जो अपनी सेक्रम बोन होती है ये पेल्विस के साथ इलियम बोन से कनेक्ट रहती है। तो जो ये सेक्रम बोन इलियक के साथ कनेक्ट होती है तो उस जॉइंट को क्या बोला जाता है? सेक्रो इलियक जंक्शन या सेक्रो इलियक जॉइंट। ये SI जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपका एग्जाम में आ जाए SI जॉइंट के बारे में बताओ, तो अपना कौन सा जॉइंट होता है? सेक्रो इलियक जॉइंट या सेक्रो इलियक जंक्शन भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी बोन आती है कोकिक्स, जो कि लास्ट की बोन है। तो इट इज आल्सो नोन एज टेल बोन। कोकिक्स को टेल बोन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ट्रेंगुलर शेप्ड, और ये भी क्या है? एक ट्रेंगुलर शेप की बोन होती है। द कोकिक्स आर्टिकुलेट्स विद द सेक्रम थ्रू द सेक्रोकोकिजियल जॉइंट, यानी जो अपनी कोकिक्स बोन होती है वो सेक्रम के साथ जुड़ी हुई होती है, तो उस जॉइंट को क्या बोला जाता है? सेक्रोकोकिजियल जॉइंट। तो इस प्रकार से ये अपनी वर्टिब्रा कंप्लीट होती है। सबसे पहले आगे अपनी सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर थोरेसिक वर्टिब्रा, फिर लंबर वर्टिब्रा, फिर सेक्रम वर्टिब्रा और फिर कोकिक्स वर्टिब्रा। इस इमेज में अपने को लंबर, सेक्रम और कोकिक्स तीनों वर्टिब्रा दिखाई गई है। तो लंबर अपन ने पढ़ ली। तो लंबर और सेक्रल के जंक्शन को क्या बोलते हैं? लंबो सेक्रल जंक्शन। और जो सेक्रल बोन होती है वो इलियक बोन के साथ जुड़ती है, पेल्विस के साथ जुड़ती है इलियक बोन के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं?
सैक्रोइलियक जंक्शन, SI जंक्शन, जॉइंट को ही क्या है, जंक्शन बोला जाता है। उसके नीचे आती है अपनी कोकिक्स बोन, इसको टेल बोन बोला जाता है। और ये जो अपने पीछे पेल्विस के पीछे अपने जब हाथ लगाएंगे तो जो अपने को फील होती है वो टेल बोन होती है, यानी इस टेल बोन को अपने फील कर सकते हैं। तो जो सैक्रम और कोकिक्स आपस में जुड़ती है, इस जॉइंट को क्या बोला जाता है, सैक्रोकोकिजियल जॉइंट। और जो सैक्रम और कोकिक्स वर्टिब्रा होती है ये अपनी पेल्विस रीजन में आती है। अभी अपने स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। सबसे ऊपर की वर्टिब्रा कौन सी थी अपनी, सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा का एपी व्यू, सर्वाइकल वर्टिब्रा में दो प्रकार से एपी व्यू होते हैं। एक होगा अपना ओपन माउथ जिसमें अपन देखेंगे C1 और C2 को, और दूसरा व्यू होगा अपना एपी व्यू, वो होता है C1 से C7 के लिए, यानी जिसमें अपने सातों सर्वाइकल वर्टिब्रा सीन हो जाती है। तो ये अपना स्पेशल व्यू भी है और एग्जाम में भी आता है कि ओपन माउथ व्यू लिखो। तो ओपन माउथ व्यू किसके लिए होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा के लिए। तो देखो एपी व्यू करेंगे C1 से C3 के लिए, जो व्यू अपने करेंगे ओपन माउथ पोजीशन में। इसकी इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन रहेगा अपना टू सी द एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट एंड ट्रॉमा एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कौन सा होता है, जो C1 होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, एटलस के नाम से। और जो ऊपर स्कल की जो बेस की बोन होती है वो कौन सी बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन। तो ऑक्सीपिटल बोन और एटलस बोन जहाँ आपस में जुड़ती है उस जॉइंट को बोला जाता है एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। उसको देखने के लिए, और कोई भी ट्रॉमा या पैथोलॉजिकल कंडीशन है C1 से C3 में, यानी C1 C2 C3 में, तो उसको देखने के लिए अपने सर्वाइकल वर्टिब्रा का एपी व्यू ओपन माउथ में किया जाता है। कैसेट साइज की बात करें तो कैसेट साइज अपना रहेगा 8, 10 और 10, 12 का। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट। इसमें पेशेंट की पोजीशन किस प्रकार से रहेगी, देखो पेशेंट सुपाइन ऑन द टेबल और इरेक्ट फेसिंग द ट्यूब, यानी पेशेंट को अपने सुपाइन पोजीशन में टेबल पर लेटाते हैं, यानी कि पेशेंट एपी पोजीशन में टेबल पर लेटेगा, या फिर इरेक्ट पोजीशन में अगर व्यू ले रहे हैं तो फेसिंग द ट्यूब, पेशेंट का जो फेस है वो ट्यूब की तरफ रहेगा, यानी पेशेंट ट्रू एपी पोजीशन में रहता है। द पेशेंट मिडल जाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिल्म, जो पेशेंट का मिडल जाइटल प्लेन होता है वो टेबल से परपेंडिकुलर रहेगा। द ईयर पिन्ना आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल, जो पेशेंट की ईयर पिन्ना होती है उसको टेबल से इक्वल डिस्टेंस पर रखेंगे ताकि जो अपना मिडल जाइटल प्लेन है वो पूरा परपेंडिकुलर रहे और अपना जो फेस है वो पूरा एपी पोजीशन में रहे। द चिन इज राइज स्लाइटली अंटिल द ऑर्बिटोमीटर लाइन इज टिल्टेड अप 10 to 12 डिग्री फ्रॉम द परपेंडिकुलर, जो अपनी ऑर्बिटोमीटर लाइन होती है, ऑर्बिट से एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, ऑर्बिटोमीटर लाइन। तो जो ऑर्बिटोमीटर लाइन होती है वो क्या रहती है, टेबल के परपेंडिकुलर रहती है। अब अपने क्या करेंगे, चिन को हल्का सा ऊपर करेंगे लगभग 10 से 12 डिग्री, ताकि जो अपनी ऑर्बिटोमीटर लाइन परपेंडिकुलर रहती है वो 10 से 12 डिग्री के एंगल पर आ जाए। द पेशेंट माउथ इज ओपन, और पेशेंट का माउथ है वो क्या रहेगा, ओपन पोजीशन में रहता है, यानी कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में एपी पोजीशन में टेबल पर लेटाया जाएगा। पेशेंट का मिडल जाइटल प्लेन टेबल के परपेंडिकुलर रहेगा। पेशेंट की दोनों ईयर पिना टेबल से इक्वल डिस्टेंस पर रहती है। उसके बाद क्या करेंगे, चिन को हल्का सा ऊपर की तरफ टिल्टेड करेंगे, जिससे जो अपनी ऑर्बिटोमीटर लाइन होगी वो टेबल से 10 से 12 डिग्री के एंगल पर आ जाएगी।
फिर पेशेंट का माउथ जितना ओपन करवा सकते हैं उतना ओपन करवा दिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन कहाँ रहेगी, देखो द कैसेट अपर बॉर्डर लेवल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। जो कैसेट का अपर बॉर्डर होता है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के लेवल पर रहेगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कौन सा होता है, जो ईयर के जस्ट अपने मीटर्स होता है, इसी को अपने एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बोला जाता है। तो अपर बॉर्डर है कैसेट की वो इस मीटर्स के लेवल पर रहती है। सेंटरिंग की बात करें तो सेंटरिंग होगी अपनी सेंट्रल रे पासेस थ्रू द मिडवे बिटवीन द जो अपनी सेंटरिंग है वो दोनों अपना माउथ के ओपन है, तो जो माउथ के दोनों जबड़े हैं उनके बिल्कुल बीच से सेंटरिंग की जाएगी। मिडवे बिटवीन द यानी जो अपने दोनों जबड़े हैं उनके बिल्कुल बीच में सेंटरिंग की जाती है। ये देखो इसके अंदर अपने को पेशेंट की पोजीशन दिखा रखी है और एक साइड हल्की सी बोन की एनाटॉमी के साथ इमेज दिखा रखी है। रेडियोलॉजिकल इमेज भी, एनाटॉमिकल इमेज भी अपने को दिखा रखी है, जिसके अंदर पेशेंट देखो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है और पेशेंट के दोनों ईयर पिन टेबल से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी। पेशेंट का मिडिल सैजिटल प्लेन टेबल से परपेंडिकुलर रहेगा। फिर चिन को क्या किया, हल्का सा ऊपर की तरफ राइज किया और माउथ को पूरा ओपन करवा दिया जाता है और सेंटरिंग अपने की जाती है बिल्कुल माउथ के बीच में, यानी दोनों जबड़ों के मिडवे यानी बिल्कुल बीच में सेंटरिंग की जाती है। देखो बीच में करेंगे तो इस प्रकार से जो कोने में इमेज दिखा रखी है इसमें देखो कि अपने को इस प्रकार से C1 और C2 पे एक्सपोजर जाएगा और अपने को इमेज दिखाई देगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। एंड रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा आर क्लियरली सीन बिटवीन अपर एंड लोअर जो फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो अपने को अपर और लोअर यानी दोनों जबड़ों के बीच से क्लियरली सीन होती है। समटाइम थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा आल्सो सीन, और कई बार क्या है तीसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा भी अपने को सीन हो जाती है। द ओडोंटोइड प्रोसेस ऑफ सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा इज क्लियरली सीन बीइंग ओनली सुपर इम्पोज्ड बाई आर्च ऑफ एटलस। जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा या C2 की ओडोंटोइड प्रोसेस होती है वो भी अपने को क्लियरली सीन होती है, बट जो आर्च ऑफ एटलस होती है, जो एटलस की आर्च होती है मतलब ऊपर जो एक चोंच से निकली हुई होती है वो उतनी से क्या है उस ओडोंटोइड प्रोसेस पे अपने को सुपर इम्पोज दिखाई देती है। यानी C1 और C2 अपने को क्लियरली विजिबल हो जाएगी, कई बार C3 भी सीन हो जाती है, और अपने को जो C1 और C2 की ओडोंटोइड प्रोसेस होती है C2 यानी सर्वाइकल सेकंड की, वो भी अपने को क्लियरली सीन हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक्सपोजर की। तो इसमें एक्सपोजर क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगी अपने 90 से 100 सेंटीमीटर, केवी रखेंगे अपने 60 से 65 और अमेस अपने रखेंगे 80 से 100, और तो जिसमें अपने ग्रेड का यूज़ करेंगे। तो इस एक्सपोजर में अपने को सर्वाइकल स्पाइन की रेडियोलॉजिकल इमेज क्लियरली प्राप्त हो जाती है। तो देखो यहाँ अपने को C1 और C2 यानी सर्वाइकल के AP व्यू की एक रेडियोलॉजिकल इमेज दिखा रखी है, जिसमें अपने को अपर जो और लोअर जो यानी दोनों जबड़ों के बीच से C1 और C2 क्लियरली सीन हो रही है। ओडोंटोइड प्रोसेस है वो भी अपने को क्लियरली विजिबल हो रही है, जिसके अंदर देखो अपने को एटलस का हल्का सा आर्च दिखाई दे रहा है, जो बाहर चोंच निकली हुई होती है वो अपने को क्लियरली विजिबल हो रही है। इस प्रकार से अपने को ओपन माउथ व्यू में ओपन माउथ के अंदर C1 और C2 क्लियरली विजिबल हो जाती है। ये अपने सर्वाइकल वर्टिब्रा का AP व्यू ओपन माउथ कंप्लीट होता है। थैंक यू।